हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 96 है वो ऑल टुगेदर एक नए टॉपिक से स्टार्ट हो रहा है, जो कि है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। वैसे तो बेटा हमने इशू ऑफ शेयर में बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, बट आज का जो कंसेप्ट है ऑल टुगेदर एक न्यू कंसेप्ट है, जो कि रिलेट करता है कि अगर कंपनी शेयर इशू कर रही है तो शेयर इशू करने के दौरान कंपनी कैश ना लेके कैश के अलावा कोई और एसेट्स ले रही है। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने यही देखना है बेटा कि जब कंपनी शेयर इशू करती है और बदले में कैश ना लेकर कोई अदर एसेट लेती है तो हम उसकी कैसे जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं, कैसे उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है जहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। तो आप बिल्कुल भी ना इस टॉपिक को सेट असाइड नहीं रख सकते। आप इस टॉपिक को बहुत अपना स्ट्रांग करके जाओ, क्योंकि यहाँ से आपके पास गारंटेड है कि क्वेश्चन आना ही आना है। तो विदाउट एनी डिले मेरे बच्चे स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ना एवरीवन बेटा, जो हमारा इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का जो कंसेप्ट है वो इस तरीके से है कि मैंने यहाँ पर आपको दिया एक एग्जांपल। इस एग्जांपल को अगर आप समझते हैं बेटा तो आपका टॉपिक यहीं क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें चीजें रटनी तो है नहीं, चीजें हमें अच्छे से समझनी है। दैट्स वाई। तो बेटा देखो, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है। लेट बी सपोज ये हमारी अपनी कंपनी है जिसका नाम है XYZ लिमिटेड, और सामने एक व्यक्ति है जो कि है सप्लायर, जिसको आप वेंडर भी कह सकते हैं। ठीक है, वेंडर यानी सप्लायर जो हमारी कंपनी को गुड सप्लाई करता है या कोई एसेट सप्लाई करता है। ठीक है। तो मान लो कि हमारी बिजनेस ने, हमारी कंपनी ने सामने वाले वेंडर से, लेट बी सपोज उसका नाम मोहन है, हमने उनसे बाई किया एक मशीन। हमने अपने बिजनेस के लिए खरीदी एक मशीन जिसकी कीमत है 1 लाख रुपए। मशीन की जगह पे हम कोई फर्नीचर, बिल्डिंग वगैरह या कोई भी फिक्स एसेट हम बाई कर सकते थे। पर हमने लेट बी सपोज सामने वाले व्यक्ति से लेट बी सपोज एक मशीन बाई करी जिसकी कीमत है 1 लाख। इन रिटर्न हमने कुछ पेमेंट लेट बी सपोज कैश से कर दी है 20,000। कुछ पेमेंट हमने चेक के थ्रू यानी बैंक के थ्रू करी है 10,000। कुछ पेमेंट हमने कर दी लेट बी सपोज बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है बेटा, कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो दो व्यक्तियों के बीच में बोलते हैं ना कि इशू किया जाता है जब वो ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं। तो यहाँ पर ना मेरे बच्चे, मोहन कहता है कंपनी को कि देखो भाई, आप मुझसे मशीन ले गए हो, क्यों ना मैं आपके ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दूं। आप उसे साइन कर कर मुझे वापस कर दो। आपके लिए वो बिल्स पेबल मान लिया जाएगा क्योंकि आप उसकी पेमेंट करोगे कल के दिन, और मेरे लिए ये मान लिया जाएगा बिल रिसीवेबल। ठीक है। और मोहन का फायदा ये होता है बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करने से, कि कल के दिन अगर मोहन को पैसों की जरूरत है तो मोहन इस बिल ऑफ एक्सचेंज को तुरंत बैंक में लेकर जा सकता है और अपना कैश ले सकता है। इसलिए सम टाइम बेटा जो सामने वाला वेंडर और सप्लायर होता है वो कभी कभी बोलते हैं ना कि हमारे ऊपर क्या ड्रॉ कर सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर सकता है। वैसे ही हम कंपनी भी किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर सकते हैं अगर हम सप्लायर का रोल प्ले कर रहे हो तो। बट यहाँ पर ना बेटा, सप्लायर का रोल कौन प्ले कर रहा है? मोहन। तो मोहन कंपनी के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगा और हम साइन करके उसे वापस कर देंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बिल्स पेबल है। तो यहाँ पर मेरे बच्चे हम इसको बिल्स पेबल की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है। तो मान लो 20,000 की पेमेंट हमने कैश से करी, 10,000 की पेमेंट हमने चेक यानी बैंक के थ्रू करी, और 10,000 की पेमेंट हमने कर दी बिल ऑफ एक्सचेंज यानी बिल्स पेबल के थ्रू, क्योंकि हमारे लिए तो वे बिल्स पेबल माना जाएगा। ठीक है। तो टोटल पेमेंट मैंने कहीं ना कहीं मोहन को कितने रुपए की कर दी है? ऑलरेडी 40,000 रुपीज की पेमेंट मैंने कर दी है। अभी भी कितनी पेमेंट करनी बाकी है बेटा मोहन को? 60,000 रुपीज की। हाँ, तो बस अगर मैं इन 60,000 के लिए अगर मैं मोहन को अपनी कंपनी के क्या दे दूं? शेयर दे दूं। तो बस बेटा इसी को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कि कंपनी ने 60,000 रुपए के शेयर तो दिए मोहन को, पर बदले में कैश नहीं लिया, कैश के अलावा कोई अदर एसेट ले लिया। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या था? मशीन। बोलो, क्या आपको बात समझ में आई? दिस इज द टॉपिक ऑफ इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। पर सर हमारे ना मन में एक डाउट आ रहा है। मैंने कहा क्या? सर अगर मान लो हम कैश से कोई पेमेंट ना करें, बैंक से कोई पेमेंट ना करें, बिल ऑफ एक्सचेंज यानी बिल्स पेबल के थ्रू कोई पेमेंट ना करें, तो सर फिर तब
तो फिर ना ऐसे में बेटा हमें मोहन को कितने रुपए देने बाकी होते, 1 लाख रुपए देने बाकी होते। और फिर अगर हम 1 लाख रुपए के शेयर देते किसको, मोहन को, तो ये भी सेम किसका टॉपिक बन जाता है, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्योंकि मैं उसे अपनी कंपनी के 1 लाख रुपए के शेयर दे रहा हूं, पर बदले में कैश ना लेकर कैश के अलावा कोई अदर एसेट ले रहा हूं। बेटा अभी तक देखो आप इशू ऑफ शेयर पढ़कर आए हो, वो पढ़कर आए हो फॉर कैश के टर्म में, यानी कंपनी शेयर इशू करती है, बदले में कैश लेती है। अब चाहे वो लमसम हो चाहे इंस्टॉलमेंट हो, लमसम में आपको पता है एक ही कॉल होती है जिसका नाम होता है एप्लीकेशन अलॉटमेंट। सिंगल कॉल पे सारा कंपनी पैसा मांगती है, तो कंपनी जनता को शेयर देती है, बदले में पैसा मांगती है। और इंस्टॉलमेंट में कंपनी टुकड़ों टुकड़ों में मांगती है, लाइक एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, फेस वैल्यू के टुकड़े कर दिए जाते हैं। तो वहां पर कंपनी क्या करती है कि अपनी कंपनी के शेयर तो देती है, पर बदले में वहां पर भी कैश लेती है, बस साथ एक साथ ना लेकर टुकड़ों टुकड़ों में लेती है, तो उसे इंस्टॉलमेंट बोल देते हैं। तो वो ना कैश के कंटेक्स्ट में बेटा बातें होती थी इशू ऑफ शेयर की। पर यहाँ कंपनी ना शेयर दे तो रही है हम उनको, पर बदले में ना हम कैश ना लेके कैश के अलावा कोई अदर एसेट ले रहे हैं, तभी तो इसका नाम पड़ गया इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? हाँ। तो याद रखना, जितनी पेमेंट आप सामने वाले को शेयर के थ्रू कर रहे हो, शेयर के थ्रू कर रहे हो, दैट इज नोन एज इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, चलो क्या आपको बात समझ में आई? हाँ। पर क्या सर हम सामने वाले का सिर्फ कोई सामने वाले से सिर्फ हम एसेट ही परचेज कर सकते हैं, क्या कुछ और परचेज नहीं कर सकते? देखो एसेट आप कोई सा भी परचेज कर लो, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, कुछ भी आप परचेज कर लो। अगर आप बदले में उसे अपनी कंपनी के क्या दे रहे हो, शेयर, तो वो बन जाता है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। पर बेटा कभी कभी ना हम सामने वाले से ना कोई सिंगल एसेट बाय नहीं करते, लाइक मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये बाय नहीं करते। कभी कभी हम क्या करते हैं, उस सामने वाले का पूरा बिजनेस उठा लेते हैं, पूरा बिजनेस उठा लेते हैं सामने वाले का। और अगर हम सामने वाले का बिजनेस उठा रहे हैं, ठीक है, और बदले में उसको पेमेंट अगर हमने शेयर के थ्रू कर दी, तो जितनी पेमेंट हमने उसको शेयर के थ्रू करी है, दैट इज नोन एज इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इसलिए मेरे बच्चे, जब हम इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश की एंट्री मारने जाते हैं, तो इसकी एंट्री दो तरीके से पास हो सकती है, या तो सिंगल एसेट परचेज, या तो होल बिजनेस एक्वायर्ड। या तो आप कोई सिंगल एसेट परचेज कर रहे होंगे, लाइक बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, ठीक है, मशीनरी, है ना, कुछ सिंगल एसेट बाय कर रहे होंगे। और दूसरे टाइम पर ऐसा हो सकता है कि आप सामने वाले से कोई सिंगल एसेट परचेज ना कर कर उसका पूरा होल बिजनेस ही क्या कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो। तो ये ना क्वेश्चन पढ़कर आपको जज करना पड़ेगा, वो आसान रहता है, देखेंगे जब क्वेश्चन तो पता चल जाता है कि हम सिंगल एसेट बाय कर रहे हैं कि किसी का होल बिजनेस बाय कर। ठीक है, बोलो बात समझ में आती है? हाँ। अच्छा, इसमें एक बात और थी बेटा, कि ना ये जो इशू ऑफ शेयर हम करते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये ना प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर होता है, ये बोलते हैं ना ओपन नहीं होता है जनरल पब्लिक के लिए। क्योंकि हम ना ये जो मशीन खरीद रहे हैं ना, किसी स्पेसिफिक पर्सन से खरीद रहे हैं, या अगर हम किसी का बिजनेस ही बाय करेंगे तो कोई स्पेसिफिक पर्सन से ही बाय करेंगे, तो इसलिए ना ये शेयर किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिए जा रहे हैं, इसलिए ना ये प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर भी कहलाया जाता है। ये नॉट ओपन फॉर जनरल पब्लिक होता है, ये जनरल पब्लिक के लिए ओपन नहीं होता, ये किसी सेलेक्टेड पर्सन को ही कंपनी अपनी कंपनी के शेयर इशू कर रही होती है, क्योंकि बदले में या तो कंपनी उस सेलेक्टेड पर्सन से अपना कोई एसेट बाय कर रही है, या उस सिलेक्टेड पर्सन का होल बिजनेस ही बाय किया जा रहा है। तो इसलिए ये हर किसी को नहीं दिए जाते शेयर, इसे इसलिए इनको प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर भी बोला जाता है। बोलो बात समझ में आ गई आपको? हाँ। अब मान लो कि अगर आप सिंगल एसेट परचेज कर रहे हो, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, कुछ भी कोई भी एसेट आप बाय कर रहे हो, क्वेश्चन में इसकी जानकारी होगी, वो क्वेश्चन देखेंगे तो पता चल जाएगा बेटा। तो देखो सबसे पहली एंट्री आपने किसके पास करनी है, एसेट परचेज की। सबसे पहले अगर आप सिंगल एसेट परचेज कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको ना अपने सिंगल एसेट परचेज की एंट्री पास करनी है। क्या एंट्री होगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ठीक है, वेंडर कौन है? वो सामने वाले व्यक्ति जिससे आप वो एसेट बाय कर रहे हो। ठीक है, तो देखो हम एसेट्स खरीद रहे हैं, कोई मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो हमारी बिजनेस के पास एसेट आ रहा है, एंड अकाउंटिंग में सारे एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। पर बदले में अभी हमने वेंडर को पे करना है, तो वेंडर हमारी लायबिलिटी भी है, तो टू वेंडर रखो। मान लो फॉर एन एग्जांपल कि हमने वेंडर से क्या खरीदा था? मशीन ना, तो एसेट की जगह पे हम मशीन लिख देंगे। ठीक है,
अभी तो नहीं लिख रहा मैं, बट जब क्वेश्चन करेंगे देख लेंगे, अभी तो बस समझा रहा हूँ। तो एसेट्स की जगह पे हम क्या लिख देंगे, मशीन अकाउंट डेबिट, कितने से, 1,00,000 रुपीज से। और सेम हम इसको लाइबिलिटी भी दिखाएंगे वेंडर के नाम से। अच्छा, क्या वेंडर का नाम गिवन है? हाँ, क्या वेंडर का नाम क्या है, मोहन। तो फिर हम यहाँ पर ना एंट्री पास करेंगे टू मोहन करके, वेंडर नहीं लिखेंगे, वेंडर तब लिखना है जब नाम ना दिया हो। नाम दिया है तो यहाँ पर टू मोहन कर कर आप अपना पहला एंट्री पास कर दोगे। तो समझ में आया, एसेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस के पास एसेट आ रहा है, एंड ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। एंड वेंडर को हम क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि वेंडर लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी के बैलेंसेस अकाउंट्स में क्रेडिट होते हैं। पढ़ा ना आपने सॉरी मॉडर्न रूल। तो मॉडर्न रूल में आपने देखा है कि ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड। ठीक है, तो इसलिए एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर इसकी एंट्री हो जाएगी, नरेशन हो जाएगा, बिंग एसेट परचेज फ्रॉम वेंडर। इसके बाद मेरे बच्चे नेक्स्ट एंट्री है पेमेंट टू वेंडर की। अब ऑब्वियसली बात है, वेंडर आपकी क्या थी, लायबिलिटी, आपको वेंडर को पे करना था। अब आप वेंडर को पे करने जा रहे हो, तो वेंडर नाम की लायबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, रिड्यूस हो जाएगी ना, क्रेडिट से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आप पे करने जा रहे हो। तो जितना आपने वेंडर को पे करना है ना, उतना अमाउंट आप डेबिट कर देंगे। ठीक है, मान लो फॉर माई एग्जाम्पल हमने कुछ पेमेंट किससे करी थी, वेंडर को कैश से, बैंक से, बिल ऑफ एक्सचेंज से, यानी बिल्स पेबल से। तो हम क्या करेंगे, ये सारी पेमेंट वेंडर को कर देंगे। हम कहेंगे हमने 20,000 किससे पे किया, कैश से। 10,000 किससे पे किया, बैंक से। 10,000 हमने बिल ऑफ एक्सचेंज यानी बिल्स पेबल से पे किया। तो एक बात बताओ, 20,000 का आपने कैश दिया, बिजनेस के पास एसेट आ नहीं रहा, कैश एसेट होता है बेटा, एसेट आ नहीं रहा, ये जा रहा है, तो क्रेडिट हो गया। बैंक से चेक से पेमेंट किया, तो बैंक बिजनेस का, कंपनी का रिड्यूस हो रहा है, बैंक क्या होता है, एसेट, एसेट जब आता है तो डेबिट, बट जब रिड्यूस होता है जाता है तो क्रेडिट। और वहीं बेटा बिल्स पेबल की बात करूं, तो बिल्स पेबल बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी, क्योंकि बिजनेस को अब ये अमाउंट फ्यूचर में पे करना है। तो कहने का मतलब है बिजनेस ने ना टोटल पेमेंट कितने की कर दी है, 40,000 रुपए की कर दी है। तो अभी भी ना वेंडर को कितने देने बाकी हैं, 60,000। तो हम बोलते हैं ना 60,000 की पेमेंट किसके थ्रू कर रहे हैं, शेयर के थ्रू। ठीक है, अब जब हम शेयर के थ्रू पेमेंट करते हैं ना, तो मेरे बच्चे ध्यान रखना, यहाँ पर हमारे पास एक टास्क होता है कि हमें यहाँ पर ना नंबर ऑफ शेयर भी निकालने होते हैं, क्योंकि हम वेंडर को क्या दे रहे हैं, आप शेयर दे रहे हैं ना अपनी कंपनी के, तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर भी निकालने पड़ते हैं। चाहे नंबर ऑफ शेयर आप पहले निकाल लो, या आप नंबर ऑफ शेयर बाद में निकाल लो, या आपके ऊपर है, पर ये हमें निकालना होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर ना देखो इस बात पे डिपेंड करता है कि परचेज कंसिडरेशन अभी भी कितना बाकी है, यानी हमने अभी भी वेंडर को कितनी पेमेंट करनी बाकी है, डिवाइडेड बाय जो शेयर आप उसे दे रहे हो बदले में, जितनी भी पेमेंट आपने वेंडर को करनी है। जैसे इधर एग्जांपल में कितनी पेमेंट करनी बाकी है बेटा, 1,00,000 करनी थी, 40,000 कर दिए हैं कैश बैंक बिल पेबल से, तो अभी भी पेमेंट कितनी करनी बाकी है, 60,000। और इस पेमेंट के बदले हम उसे अपनी कंपनी के क्या दे रहे हैं, शेयर। मान लो जो भी हम शेयर दे रहे हैं उसकी कोई ना कोई ओरिजिनल वैल्यू, फेस वैल्यू होगी, वो फेस वैल्यू हमें यहाँ लिखनी है, वो क्वेश्चन में गिवन होगी बेटा। और उसमें प्लस कर देना है प्रीमियम। देखो जब हम अपना शेयर महंगा देते हैं, तो हमें यहाँ पर प्रीमियम को ऐड करना होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो शेयर का दाम होता है ना वो बढ़ जाता है। ओरिजिनल प्राइस तो वही रहेगी फेस वैल्यू, पर शेयर का दाम, भाव मार्केट में बढ़ जाता है, तो इसलिए प्रीमियम को ऐड करते हैं। और अगर हम अपने यहाँ शेयर सस्ते में दे रहे हैं बेटा, तो ऐसे में फिर हमें फेस वैल्यू अपनी लेस करनी होती है। तो वो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि हम अपने जो शेयर इशू कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, प्रीमियम में कर रहे हैं, डिस्काउंट में कर रहे हैं, या पार यानी फेस वैल्यू में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो फेस वैल्यू है तो सिर्फ फेस वैल्यू पे ही लिखना, प्रीमियम भी है तो फेस वैल्यू में प्रीमियम ऐड कर देना, और डिस्काउंट है तो फेस वैल्यू में फिर डिस्काउंट लेस कर देना। वो सब क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो फॉर एन एग्जाम्पल बेटा कि लेट बी सपोज कि हमने पेमेंट कितनी करनी बाकी थी, 60,000 करनी बाकी थी। ठीक है, एंड मान लो कि जो शेयर हम अपनी कंपनी की दे रहे हैं उनके फेस वैल्यू है 10 रुपए। और मान लो कि हम इसे अगर पार पे ही दे रहे हैं अपने शेयर वेंडर को, तो बस इतना ही होगा। और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं बेटा, तो ये आ जाएगा 6,000 शेयर। ठीक है, 6,000 शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर कितने निकल कर आए, 6,000 शेयर। तो वेंडर को ना हम अपनी कंपनी के कितने शेयर दे देंगे, 6,000 शेयर दे देंगे 10 रुपए के हिसाब से। तो ये आ जाएगा 60। तो देखो 60,000 के थ्रू पेमेंट कर दी हमने, 60,000 की पेमेंट कर दी किसके थ्रू, शेयर के थ्रू, और हमने उसे अपनी कंपनी का क्या बना दिया, मालिक बना दिया, ओनर बना दिया। तो कंपनी ने अपनी कैपिटल भी इंक्रीज कर दी। तो बताओ क्रेडिट में भी 1,00,000, डेबिट में भी 1,00,000। ठीक है, पर कभी कभी कंपनी विल से कि हम अपना जो शेयर है ना वो प्रीमियम पे इशू करेंगे। और मान लो कि कंपनी की स्कीम है कि कंपनी 20% प्रीमियम चार्ज कर रही है। तो जैसे ही कंपनी 20% प्रीमियम चार्ज करेगी ना, तो फेस वैल्यू कितनी है, 10। तो फेस वैल्यू पे ही प्रीमियम वगैरह डिस्काउंट वगैरह लगता है। जो भी प्रीमियम का परसेंटेज या डिस्काउंट का परसेंटेज होता है वो किस पे लगता है,
फेस वैल्यू पे लगता है। मान लो प्रीमियम 20% है, लेट बी सपोज, तो 10 रुपए का 20% अगर आप निकालते हो, फेस वैल्यू का 10 रुपए का अगर 20% निकालते हो तो 2 रुपए आता है, तो ये 2 रुपए ऐड हो जाएगा। तो अब पता है कंपैरेटिवली आपके नंबर ऑफ शेयर 6,000 नहीं हो जाएंगे, क्योंकि अब आपका ना देखो 60,000 तो सेम है, पेमेंट तो वेंडर को 60,000 करनी है, पर डिवाइड में ना अब आपका जो डिनोमिनेटर हो गया ना वो 10 रुपए से बढ़ के 12 रुपए हो गया। तो अगर आप सॉल्व करते हो ना तो ये आपके कितने आएंगे पता है, 5,000 शेयर आएंगे। और बताओ क्या कंपनी को यहाँ फायदा नहीं हुआ? देखो अगर कंपनी पार वैल्यू पे देती ना, फेस वैल्यू पे, तो नंबर ऑफ शेयर ज्यादा देने पड़ते, पर क्योंकि कंपनी ने अपना शेयर महंगा कर दिया तो टेक्निकली कंपनी को शेयर कम देने पड़ रहे हैं, और जब कंपनी को कम शेयर देने पड़ रहे हैं तो कंपनी का फायदा हो रहा है। तो इसलिए कंपनी को यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम का फायदा रिसीव हो जाता है। जनरली वैसे जब हम शेयर इशू करते हैं तो कैश मिलता है, पर यहाँ पर हम शेयर इशू करें तो कैश नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हमें कैश के अलावा क्या मिला है, एसेट। तो बच्चे कहते हैं सर ये जो प्रीमियम कंपनी चार्ज कर रही है पैसा तो मिल नहीं रहा, तो फायदा कैसे हो रहा है? क्योंकि हम तो एसेट बाय कर रहे हैं, कैश तो नहीं मिल रहा है यहाँ पर। क्योंकि अगर हम सर शेयर इशू करते हैं तो कंपनी को कैश मिलता है, कुछ शेयर का प्राइस मिलता है, जैसे 10 रुपए शेयर का प्राइस है फेस वैल्यू, 2 रुपए कंपनी है प्रीमियम चार्ज करी तो सर 2 रुपए एक्स्ट्रा कैश मिलता है, ये आपने पहले हमें पढ़ाया था। तो सर कैश मिलता है तो समझ में आता है फायदा हो रहा है। यहाँ कैसा फायदा हो रहा है? क्योंकि यहाँ तो कोई कैश भी नहीं मिल रहा है प्रीमियम प्रीमियम का, तो फायदा कैसा हो रहा है? तो देखो फायदा ऐसा हो रहा है, कंपनी को ज्यादा नंबर ऑफ शेयर नहीं देने पड़ रहे हैं, अब कम नंबर ऑफ शेयर देने पड़ रहे हैं। ठीक है, मान लो बेटा कि अगर आप लेट बी सपोज पेन बेचते हो, और आपका ना एक पेन 10 रुपए का है, मान लो लेट बी सपोज, और मान लो आपका टारगेट है कि आपको 100 रुपए कमाने हैं, तो बताइए आप 10 रुपए के पेन कितने क्वांटिटी के साथ बेचोगे कि वो आपके 100 रुपए के टारगेट को पूरा कर ले? सर 10 पेन बेच देंगे, 10 पेन इंटू 10, 100 रुपए का टारगेट अचीव हो जाएगा। पर मान लो आपका पेन बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आपकी पेन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, डिमांड आपकी पेन की बहुत ज्यादा है, तो आपने अपनी पेन की प्राइस 10 से कितनी कर दी, 20। अब आपका सेम टारगेट है 100 रुपए, बोलते हैं ना 100 रुपए को अचीव करना, तो क्या अभी भी आप अपने 10 पेन बेचोगे कि अब आप सिर्फ 5 पेन बेचोगे? आपका एक पेन 20 रुपए का हो चुका है, तो अब आपको अगर 100 रुपए का टारगेट अचीव करना है तो सिर्फ कितने पेन बेचने पड़ेंगे, 5। तो देखो आपको फायदा नहीं हो रहा है, आपका नंबर ऑफ पेन का क्वांटिटी कम हो रहा है, आप कम क्वांटिटी में ज्यादा पैसा कमा पा रहे हो। वही वाली बात बेटा यहाँ पर भी है कि यहाँ पर ना कंपनी को नंबर ऑफ शेयर ज्यादा नहीं कम देने पड़ रहे हैं, जिससे कंपनी को फायदा हो गया। तो यहाँ पर ना देखो 5,000 शेयर से फिर मल्टीप्लाई होगा, 5,000 शेयर इंटू 10, तो कंपनी ना फिर ओनर से 50,000 की देगी, और 5,000 शेयर पे जो 2 रुपए है ना, वो कंपनी का प्रीमियम यानी फायदा हो जाएगा 10,000, तो फिर प्रीमियम हो जाएगा। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? तभी भी तो पूरी पेमेंट हमने 1 लाख की करी थी। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अगर आप क्रेडिट का टोटल करोगे तो 1 लाख, डेबिट का भी टोटल करोगे तो 1 लाख। पर अगर मान लो लेट बी सपोज, लेट बी सपोज कंपनी बोलती है कि नहीं नहीं हम तो डिस्काउंट पे इशू करेंगे, तो मान लो डिस्काउंट है लेट बी सपोज आप 20%, ठीक है, अब प्रीमियम नहीं है, अब डिस्काउंट है 20%, ठीक है, डिस्काउंट है 20%। तो आप ये 20% किस पे लगाएंगे भाई? फेस वैल्यू पे, जो शेयर का ओरिजिनल प्राइस है। ये सब क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटा, सब क्वेश्चन में दिया रहेगा, बस आप चीजों को समझते रहो। तो अगर हम 10 रुपए का वही 20% निकालते हैं तो 2 रुपए आएगा, बस फर्क यह है कि अब मैं प्लस नहीं माइनस करूंगा, क्योंकि प्रीमियम नहीं है, डिस्काउंट है। तो यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ शेयर की बात करूं, ठीक है, तो याद रखना 6,000 एट पार पे आ रहे थे मेरे, 5,000 मेरे एट प्रीमियम पे आ रहे थे। ठीक है, अब मैं डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ, तो 60,000 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 8 से, तो ये आता है 7,500 शेयर। अब आप खुद देखो बेटा, अगर मुझे पार पे शेयर इशू करने हो सिर्फ 10 रुपए के हिसाब से, तो मुझे नंबर ऑफ शेयर देने पड़ रहे हैं वेंडर को 6,000। अगर मैं अपने शेयर महंगे कर दूं तो मुझे नंबर ऑफ शेयर देने पड़ रहे हैं कम। बट अगर मैं अपने शेयर को ना, अपने शेयर को सस्ता कर दूं, सस्ता डिस्काउंट पे, तो ऐसे में ना टेक्निकली मुझे नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा देने पड़ रहे हैं, और जब मैं नंबर ऑफ शेयर ज्यादा दूंगा तो ऐसे में कंपनी को तो नुकसान होगा ना बेटा। तो इसलिए यहाँ पर ना बेटा आपका डिस्काउंट का कंसेप्ट भी आ सकता है, वैसे एग्जाम में डिस्काउंट है नहीं, नॉर्मल इशू ऑफ शेयर में। देखो हमने एक टॉपिक पढ़ा था शेयर फॉर फीचर एंड री इशू, री इशू में डिस्काउंट हो सकता है, पर जब आप नॉर्मल इशू करते हो ना शेयर का, चाहे कैश में करो चाहे कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो यहाँ डिस्काउंट नहीं होता। पर मैं वो इसलिए करा रहा हूँ कि बाई चांस अगर गलती से टपक पड़े तो आप
फिर बोलते हैं ना कि अस्त्र शस्त्र आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो मुझे बताइए आप कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू कर रहे हैं, आप 75 ओ सॉरी शेयर कितने इशू कर रहे हैं, 75 100 शेयर, और ये कर रहे हैं, ये निकले आपके एट डिस्काउंट पे, ठीक है। तो आप मुझे बताइए 7,500 शेयर इंटू 10 रुपए के हिसाब से उन्हें ओनरशिप दोगे तो ये पता है कितना आएगा, फिर ये आएगा 75,000। अब आप खुद ही देखो, मुझे रिमेनिंग पेमेंट तो 60,000 करनी थी, पर मैं उन्हें ओनरशिप कितनी देकर आ गया, 75,000। तो यहाँ पर ना मैं ये कहूंगा कि कंपनी का नुकसान हो रहा है, 7,500 शेयर पे 2 रुपए का नुकसान हो रहा है, क्योंकि कंपनी 2 रुपए का डिस्काउंट दे रही है शेयर के ऊपर। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ ना, ये 15,000 आता है, 7,500 इंटू 2 करेंगे तो 15,000। और इस नुकसान का नाम क्या होता है, डिस्काउंट। और एज पर रूल ऑफ अकाउंटिंग ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो मैंने यहाँ लिखा शेयर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 15,000 से। अब आप डेबिट का टोटल करो 1,15, और क्रेडिट का भी टोटल करोगे तो ये कितना आएगा, 1,15 ही आएगा। 40,000 प्लस 75 करोगे तो 1,15 ही आएगा, ठीक है। तो ये वाली बात है, प्रीमियम है तो प्रीमियम कंपनी का फायदा होता है, ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आप अपना शेयर महंगे पे दे रहे हो तो फायदा हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, सस्ते में दे रहे हो तो आपको नुकसान हो जाएगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। बाकी आप शेयर तो दे ही रहे होंगे, तो वो ओनरशिप दे रहे हो तो वो पेमेंट तो आपने करनी करनी है, इससे कंपनी की लायबिलिटी बढ़ेगी, नाम रहेगा शेयर कैपिटल, तो आप उसे क्रेडिट कर देंगे। बोलो बात समझ में आई। तो ये आपके पास पूरा एक सिनारियो। तो जब भी आप वेंडर को पे करने जाएंगे ना, तो कुछ पेमेंट आप कैश में कर रहे होंगे, कुछ पेमेंट आप चेक यानी बैंक से कर रहे होंगे, कुछ पेमेंट आप बिल ऑफ एक्सचेंज यानी बिल्स पेबल से कर रहे होंगे, वो आपने कर देनी है। बाकी जो रिमेनिंग पेमेंट है वो शेयर के थ्रू होगी। अगर आप महंगे पे दे रहे हो अपना शेयर तो सिक्योरिटी प्रीमियम फायदा हो जाएगा कंपनी का, और सस्ते में दे रहे हो तो कंपनी का नुकसान हो जाएगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। दैट्स वाई मेरे बच्चे, मैंने ना यहाँ पे लिखा भी है, अब मैं इन्हें मिटा देता हूँ क्योंकि मैंने आपको ये समझा दिया है, ठीक है। हम्म, अब ध्यान से देखो। ठीक है, अब जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ बेटा, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। ठीक है, देखो, वेंडर आएगा आएगा एंट्री में, ठीक है, शेयर कैपिटल भी आएगा आएगा। बाकी सारे के सारे पॉइंट ना एज पर क्वेश्चन होंगे, याद रखना क्वेश्चन में होगा तो ही होगा। जैसे कैश से पेमेंट भी तभी करना जब क्वेश्चन में बोला गया होगा, बैंक से भी पेमेंट तभी करेंगे जब क्वेश्चन में बोला गया होगा, बिल्स पेबल से भी पेमेंट तभी करेंगे जब क्वेश्चन में बोला गया होगा, प्रीमियम भी तभी आएगा जब शेयर को इशू करेंगे हम प्रीमियम पे, डिस्काउंट भी तभी आएगा जब क्वेश्चन में बोला गया होगा कि हम शेयर इशू कर रहे हैं डिस्काउंट में। बस आपको बेटा ये ध्यान रखना है कि जब आप नंबर ऑफ शेयर निकाल रहे हो तो फेस वैल्यू में अगर प्रीमियम है तो उसे ऐड कर दो, डिस्काउंट है तो फेस वैल्यू से उसे लेस कर दो, ठीक है। और फिर आप अपने क्या निकाल दीजिए, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल दीजिए। तो देखो ये टॉपिक था हमारा सिंगल एसेट परचेज का। अब अगर मैं बात करूँ होल बिजनेस एक्वायर की, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, सिर्फ पहली एंट्री ही आपकी चेंज है, क्योंकि यहाँ पर ना देखो हम सामने वाले से ना सिंगल एसेट परचेज नहीं करते हैं, हम सामने वाले से होल बिजनेस एक्वायर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जिसका हम होल बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं, लाइक मोहन का ही लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। मान लीजिए इसके बिजनेस के एसेट्स थे 10 लाख रुपीज के, और इसकी बिजनेस की जो लाइबिलिटीज थी वो कितने रुपए की थी, जो एक्सटर्नल्स लाइबिलिटी होती हैं, जो बोलते हैं ना कि बिजनेस ने थर्ड पार्टीज को पे जो करना है अपने बिजनेस में, वो है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। मान लो वो 4 लाख रुपए की है, तो मान लीजिए कि अगर इस बिजनेस के टोटल एसेट्स हैं लेट इट सपोज 10 लाख रुपीज के, और इस बिजनेस की जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं वो कितने की हैं, 4 लाख रुपए के, तो इस बिजनेस के जो नेट एसेट्स हैं वो कितने हैं, 6 लाख रुपए के। यानी देखा जाए तो इन 6 लाख रुपए पे किसने इन्वेस्ट किया है, इस बिजनेस के ओनर ने यानी मोहन ने। तो अगर मुझे नेट एसेट्स चेक करने हैं तो मुझे एसेट्स में से माइनस करने होते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी, वी विल गेट नेट एसेट। अगर मैं इस एग्जांपल को अगर बेस लूं बेटा, तो यहाँ पर मान लो जब हम किसी का होल बिजनेस एक्वायर करते हैं तो सबसे पहले हम डेबिट करते हैं एसेट्स को, क्योंकि मैं अब सामने वाले का बिजनेस बाय कर रहा हूँ, तो सामने वाले का बिजनेस अब मेरा बिजनेस हो गया, उसके एसेट मेरे एसेट, उसकी लायबिलिटी मेरी लायबिलिटी, समझ रहे हो, उसके सुख मेरे सुख, यानी उसके एसेट मेरे एसेट, उसके दुख मेरे दुख, उसकी लाइबिलिटी मेरी लाइबिलिटीज। तो मैंने ना उसके एसेट्स मान लो 10 लाख के खरीदे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि अब उसके एसेट्स मेरे हो गए। वैसे वो एसेट्स के नाम देगा आपको, तो जो भी एसेट्स के नाम होंगे हम वो यहाँ पर डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमारे लिए भी अब वो एसेट हो जाएंगे क्योंकि हम उन्हें खरीद रहे हैं। और उनकी जो लाइबिलिटीज है, ठीक है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, वो भी अब हमारी हो जाएंगी। तो उनकी लाइबिलिटीज हमारी लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज के बैलेंसेस क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं।
तो हमने यहाँ पे देखो इसे क्रेडिट कर दिया। बोलो आपको बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। देखा जाए तो बिजनेस का जो नेट एसेट है वो कितना है? 6 लाख रुपए। यानी बिजनेस की जो वैल्यू है ना वो 6 लाख रुपए की है। हम मोहन को यही तो कहेंगे, देख मोहन तेरे बिजनेस के हम एसेट्स खरीद रहे हैं 10 लाख, पर तेरे बिजनेस की जो थर्ड पार्टीज के प्रति यानी जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं जो तेरे बिजनेस की, वो कितनी है? 4 लाख। तेरा बिजनेस अगर हम 10 लाख का खरीदेंगे ना तो 4 लाख का लाइबिलिटी तो हमको ही पे करना पड़ेगा अब। तो तेरा बिजनेस 10 लाख का थोड़ी है, तेरा बिजनेस 6 लाख का है। तो ये हो गए नेट एसेट 6 लाख के। अब मान लो कि अगर मोहन कहता है ना ना ना, मैं आपको अपना बिजनेस 6 लाख का थोड़ी दूंगा, मैंने इतनी मेहनत करी है, 20 साल 25 साल इस बिजनेस में लगाए हैं। मान लो इस बिजनेस को करते करते इसे 25 साल हो गया, तो ये कह रहा है 25 साल से मैं इस बिजनेस में लगा पड़ा हूँ, मैंने अपनी बिजनेस की रेपुटेशन एक मार्केट में बनाई है, कस्टमर्स मैंने अपने बिजनेस में जोड़े हैं, मैं आपको अपना बिजनेस सिर्फ 6 लाख में तो नहीं दूंगा, मैं आपको अपना बिजनेस 7 लाख में दूंगा। लेट मी फॉर एन एग्जांपल कि वो कह रहा है कि मैं अपना बिजनेस आपको 7 लाख में दूंगा, तो इट मीन्स कि हमें वेंडर्स को कितनी पेमेंट करनी है? 7 लाख करनी है। अब आप मुझे बताओ, उसका बिजनेस है 6 लाख का, टेक्निकली उसका बिजनेस 6 लाख का है, वो हमें कितने का देने को रेडी हो रहे हैं? 7 लाख का। तो आपको नहीं लगता हम उसे 1 लाख रुपए की ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं? और सोचो ना क्यों पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उसने ना 25 साल से मार्केट में बेटा काम किया है, उसके बिजनेस की रेपुटेशन भी। तो हम ये कहते हैं कि ये जो हमें 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है ना, देखो क्रेडिट में देखें तो 11 लाख और डेबिट में देखें 10 लाख, तो डेबिट में ना 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है। तो मैं कहूंगा जो ये मुझे नुकसान हुआ है ना, ये एक्चुअली में नुकसान नहीं है, ये गुडविल है। इसको हम परचेज गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? परचेज गुडविल। तो ये हमारा आया बैलेंसिंग फिगर। तो याद रखना एग्जाम में ये आ सकता है, ठीक है, एग्जाम में ये आ सकता है। तो याद रखना कि उसका बिजनेस टेक्निकली कितने का था? देखो 10 लाख के एसेट थे, 4 लाख की उसकी एक्सटर्नल लायबिलिटी थी। देखा जाए बिजनेस कितने का था? 6 लाख का, पर उसने मांगे कितने वेंडर ने? 7 लाख। तो मुझे वेंडर को 7 लाख देने हैं, कितने ज्यादा देने पड़ रहे हैं? 1 लाख। ये मेरा नुकसान है, बट मैं इस नुकसान को नुकसान ना मानकर इसको अपनी गुडविल मानूंगा कि ये इस बिजनेस की गुडविल है, मैं इस बिजनेस की गुडविल भी बाय कर रहा हूँ। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? जो डिफरेंस बैलेंस आएगा मैं उसको क्या मान लूंगा? गुडविल मान लूंगा। पर समटाइम ना मेरे बच्चे, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो उसका बिजनेस नेट कितने का है? 6 लाख का है, पर मोहन कह रहा है कि चलो यार 5 लाख भी दे दो तो भी बात बन जाएगी। मान लो ये बिजनेस लॉस में चल रहा था या ड्यू टू एनी रीजन हमें ये 6 लाख का बिजनेस कितने में मिल गया? 5 लाख में मिल गया। तो ऐसे में मेरे बच्चे, मुझे वेंडर को फिर कितने देने हैं? 5 लाख। तो 6 लाख का बिजनेस, 6 लाख के नेट एसेट, 6 लाख का बिजनेस आपको 5 लाख में मिल गया, तो आपका बैलेंस ना डेबिट में नहीं बचेगा, अब आपका बैलेंस क्रेडिट में बचेगा। और अब आप इसको क्या बोलेंगे? अपना, अब आप इसको बोलेंगे अपना फायदा। बट इस फायदे को आप कहाँ लेकर जाएंगे? कैपिटल रिजर्व में। कहाँ लेकर जाएंगे? कैपिटल रिजर्व में। तो याद रखो गुडविल तब आता है जब आप ज्यादा पेमेंट कर रहे होते हो वेंडर को, तो जो भी डिफरेंस आ जाता है डेबिट में हम उसको गुडविल बोलते हैं। पर जब हम वेंडर को कम पेमेंट करते हैं बेटा, नेट एसेट से भी कम पेमेंट करते हैं, तो ऐसे में ना एज अ कंपनी हमें फायदा हो जाता है उस बिजनेस को खरीदने में, और उस फायदे को हम कहाँ दिखाते हैं? कैपिटल रिजर्व में। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? नुकसान होगा, ज्यादा पेमेंट करोगे तो गुडविल अराइज हो जाएगा, कम पेमेंट करोगे तो कैपिटल रिजर्व अराइज हो जाएगा। ठीक है, बोलो क्लियर हो गया? द आंसर इज यस। इसकी नरेशन हो जाएंगी बीइंग, बोलते हैं ना बिजनेस परचेज फ्रॉम वेंडर, या बीइंग बिजनेस एक्वायर्ड फ्रॉम वेंडर। फिर इसके बाद ना नेक्स्ट एंट्री में हम वेंडर को पे करेंगे, यानी यहाँ पर वेंडर का नाम क्या है वैसे? मोहन। तो फिर हम मोहन को पे करेंगे, तो वेंडर नाम की जो लायबिलिटी है ना वो डेबिट हो जाएगी। और फिर जो पेमेंट की एंट्री ना, जो सेम अभी हमने सिंगल एसेट परचेज में देखी थी बेटा, सेम कट टू कट कॉपी एंड पेस्ट वही पेमेंट होगी। हम वेंडर को पे करेंगे तो कुछ कैश में कर सकते हैं, कुछ बैंक से कर सकते हैं, कुछ बिल ऑफ एक्सचेंज यानी बिल्स पेबल से कर सकते हैं। बाकी रिमेनिंग पेमेंट हम किसके थ्रू करेंगे? शेयर के थ्रू। तो ये टॉपिक बन जाएगा इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का। अच्छा, फिर अगर हम शेयर के थ्रू पेमेंट करें तो शेयर महंगे पे भी इशू कर सकते हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अराइज हो जाएगा। और अगर सस्ते में अपने शेयर इशू करेंगे डिस्काउंट वगैरह में, तो डिस्काउंट अराइज हो जाएगा। तो जो पेमेंट की एंट्री है ना, कट टू कट पेमेंट की एंट्री वही है। जैसे नंबर ऑफ शेयर हमने यहाँ निकाले, कट टू कट नंबर ऑफ शेयर यहाँ पर भी निकलेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ पहली एंट्री चेंज होती है जब हम सिंगल एसेट या होल बिजनेस एक्वायर करते हैं, सिर्फ पहली एंट्री चेंज है, दूसरी पेमेंट की एंट्री सेम, और नंबर ऑफ शेयर निकालने की भी कैलकुलेशन सेम। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। ठीक है, क्यों ना हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करें जो कि आपको
बताएं कि किस तरीके से क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया है कि एटलस कंपनी लिमिटेड एक कंपनी है बेटा जो परचेज कर रही है मशीन फ्रॉम एचएमटी कंपनी से। एचएमटी कंपनी कौन है? वही वेंडर। ठीक है, हम वेंडर से एक मशीन बाय कर रहे हैं, तो बताओ ये सिंगल एसेट बाय कर रहे हैं होल बिजनेस? सर सिंगल एसेट बाय कर रहे हैं। कितने रुपए का एसेट बाय कर रहे हैं? 64,000 का एसेट बाय कर रहे हैं। एंड इट वॉज डिसाइडेड टू पे ₹10,000 इन कैश। और एटलस कंपनी लिमिटेड ने बेटा डिसाइड किया कि हम ना 10,000 की पेमेंट कैश में करेंगे और बैलेंस विल बी पेड बाय इशू ऑफ शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो देखो यहाँ नंबर ऑफ शेयर नहीं दिए गए हैं, पर ये बता दिया गया है कि जो आपका हर एक शेयर है वो 10 रुपए का है, तो 10 रुपए मतलब फेस वैल्यू। ठीक है, कहा कि जनरल एंट्री पास करो शेयर की वैन आप जब शेयर इशू कर रहे हो एट पार, यानी 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में, और शेयर इशू एट प्रीमियम यानी जब आप शेयर को महंगे पे इशू कर रहे हो 20% में। तो देखो मैंने ना यहाँ जनरल पास कर दी बेटा, फॉर्मेट नहीं बनाया। आई थिंक सो फॉर्मेट बेटा सबको आता है, कोई भी अपनी जनरल एंट्री बिना फॉर्मेट के नहीं करेगा। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, मैंने हर क्वेश्चन में लगभग लगभग बताया है आपको फॉर्मेट, तो यहाँ नहीं बता रहा हूँ, तो बेयर कर लो। ठीक है बेटा, बट फॉर्मेट आपको बनाना है, मतलब बनाना है, ये उम्मीद मैं सबसे लगा सकता हूँ। ठीक है, चलो, तो मैंने ना देखो एक तरफ पार की एंट्रीज करी है और एक तरफ प्रीमियम की। तो पहली एंट्री है पार की। ठीक है, पार से करते हैं। सबसे पहले एंट्री होगी मशीन परचेज की, एसेट परचेज की, है ना। क्या एंट्री थी बताओ? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो यहाँ एसेट का नाम क्या है? मशीन, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर का नाम क्या है? एचएमटी कंपनी, तो हमने लिख दिया टू एचएमटी कंपनी। कितना? 64,000। और नरेशन पास कर दी बिंग मशीनरी परचेज फ्रॉम एचएमटी कंपनी। फिर उसके बाद दूसरी एंट्री हम किसकी करेंगे? पेमेंट टू एचएमटी कंपनी। भाई ऑब्वियस सी बात है, नेक्स्ट एंट्री वेंडर को पे करने की होगी, और जब हम वेंडर को पे करेंगे तो वही एचएमटी कंपनी जिसको हमने लायबिलिटी दिखाया था, क्रेडिट किया था, अब हम उसको डेबिट करेंगे क्योंकि अब हम उसको पे कर रहे हैं। ठीक है, कितना पे करने जाएंगे भाई? 64,000 पे करने जाएंगे। पर क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि कुछ पेमेंट हम उसे कैश में कर रहे हैं, तो हमने टू कैश करके कितनी पेमेंट कर दी? 10,000 कर दी। अभी भी बताओ से कितनी पेमेंट करनी बाकी है? 54,000। तो हम अपना वर्किंग नोट में गए और नंबर ऑफ शेयर निकाला। नंबर ऑफ शेयर किस बात पे डिपेंड करता है? कि हमने एचएमटी कंपनी वेंडर को कितना पे करना है, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। तो आप मुझे बताओ मैंने पेमेंट कितनी करनी है एचएमटी कंपनी को? 54,000, क्योंकि 64 में से 10,000 कैश में दे चुका हूँ, तो 54,000 करनी बाकी है। और मेरा हर एक जो शेयर है ना, वो ओरिजिनली कितने का है? 10 रुपए का। और मैं इशू भी किस पे कर रहा हूँ? शेयर पार पे, यानी ओरिजिनल वैल्यू पे कर रहा हूँ, तो 10 से ही डिवाइड करा दिया। एक जीरो से एक जीरो को बेटा अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये कितना आता है? 5400 शेयर। आगे ना मेरे नंबर ऑफ शेयर, तो सिंपल है, तो 5400 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 ईच, क्योंकि मेरा हर एक शेयर 10 रुपए का है, तो ओनरशिप भी हम फेस वैल्यू से ही दे रहे होते हैं। तो 5400 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 54 आ गया। तो देखो क्रेडिट में भी 64, डेबिट में भी 64, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बाकी करें प्रीमियम, तो बेटा प्रीमियम में हमारी पहली एंट्री तो सेम ही होगी मशीन खरीदने की, तो यहाँ पर आप सेम एंट्री लगा दोगे। पेपर में मत करना, अगर पेपर में कभी आ गया पार और प्रीमियम दोनों एक साथ आ गए, तो ऐसे सेम मत करना, एंट्री दोबारा से कर देना। ठीक है, पर मैंने यहाँ सेम इसलिए लिखा क्योंकि जो एंट्री हम यहाँ कर रहे हैं मशीन परचेज की, वो हम यहाँ पे करेंगे तो टाइम बच जाए, इसलिए मैंने यहाँ सेम लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हम पेमेंट करेंगे एचएमटी कंपनी को। अब हम एचएमटी कंपनी को पेमेंट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो एचएमटी कंपनी हमारे लिए लायबिलिटी था अब वो डेबिट होगा। कुछ पेमेंट बेटा हम किस में कर रहे हैं? कैश में, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, तो कुछ पेमेंट हम कैश में कर रहे हैं, तो हमने 10,000 की पेमेंट कैश से कर दी। बाकी हम कुछ पेमेंट किसके थ्रू कर रहे हैं? शेयर्स के थ्रू। तो हम एचएमटी कंपनी को अपनी कंपनी के अंदर क्या बना रहे हैं? ओनर बना रहे हैं, तो टू शेयर कैपिटल। इससे बिजनेस के लिए लायबिलिटी, एटलस कंपनी लिमिटेड के लिए लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। पर क्योंकि कंपनी अपने शेयर महंगे में दे रही है, तो कंपनी को फायदा भी हो रहा होगा, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। पर वही बात है, हमें यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता, तो हमें यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। फॉर्मूला क्या है? पेमेंट टू एचएमटी कंपनी, कि हमने अभी भी पेमेंट कितनी करनी है एचएमटी कंपनी को, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। प्रीमियम है तो प्लस, डिस्काउंट है तो माइनस, क्योंकि ये सेकंड केस है बेटा हमारा बी, और यहाँ प्रीमियम है, तो हम यहाँ प्लस कर रहे हैं प्रीमियम को। तो बताइए वेंडर को अभी भी कितना पे करना बाकी है? 64 में से 10,000 कैश में कर चुका हूँ, तो अभी भी कितना करना बाकी है? 54,000 करना बाकी है, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। मेरा हर एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का। ठीक है, 10 रुपए का। पर क्योंकि मैं यहाँ 20% का प्रीमियम अप्लाई कर रहा हूँ, तो प्रीमियम किस पे लगता है? हमेशा फेस वैल्यू पे। तो अगर मैं 10 रुपए का
20% लगाता हूँ बेटा तो कितना आएगा, ये 2 रुपये तो निकल कर आएगा ना। और 10 रुपये में अगर 2 रुपये ऐड करता हूँ तो ये कितना आएगा, 12 रुपये। तो 54,000 डिवाइडेड बाय 12, तो ये कितना आएगा बेटा आपका 4500। अगर आप सॉल्व करते हो तो इट विल बी 4500 शेयर्स। तो आगे ना आपके नंबर ऑफ शेयर 4500। अब देखो ना पार पे आप कितने नंबर ऑफ शेयर दे रहे थे, 5400। जैसे ही आपने अपना शेयर महंगा करा 2 रुपये, तो अब आपको नंबर ऑफ शेयर कम देने पड़ रहे हैं, तो फायदा नहीं हो गया आपका। तो यहाँ पर बताओ 4500 शेयर्स पे 10 रुपए के साथ आप ओनरशिप दोगे, क्योंकि ओनरशिप तो आपको फेस वैल्यू पे ही देनी पड़ती है, ओरिजिनल वैल्यू पे। तो ये आ गया 45,000। बाकी कंपनी यहाँ पर जो 2 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है वो प्रीमियम अपने रेपुटेशन के कर रही है। तो 4500 इंटू टू 9000। तो यहाँ पर अगर हम क्रेडिट साइड को प्लस करें ना बेटा तो 64,000 आता है, और डेबिट साइड को भी प्लस करते तो खैर ये तो है ही 64,000। तो देखो आराम से बेटा हमने दोनों की एंट्री लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी इजी इजी टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास ना एक क्वेश्चन नंबर 2 भी है, ठीक है, इसको देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी देख लो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि कंपनी इशू 15,000 फुली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच फॉर द परचेज ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटी फ्रॉम गुप्ता ब्रदर्स। आपको पता है उस क्वेश्चन ने ना यहाँ पर पता है क्या गेम खेल लिया, सीधा आपको शेयर्स बता दिए कि 15,000 फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स दिए जा रहे हैं, किसको, गुप्ता एंड ब्रदर्स को, जिनसे हम परचेज कर रहे हैं फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटी। तो अगर आप किसी बिजनेस के एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों बाय करते हो ना, तो इट मीन्स आप उसका बिजनेस बाय कर रहे हो, क्योंकि एक बिजनेस में एसेट्स भी होते हैं तो लाइबिलिटीज भी होते हैं। तो यहाँ से आपको हिंट मिल गई कि ये होल बिजनेस परचेज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर ना देखो आपने ना गुप्ता और ब्रदर्स का कुछ फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटी बाय किया है, ठीक है। तो कितना एसेट्स बाय किया, देखो प्लांट बाय कर दिया, मतलब मशीन्स वगैरह आपने बाय करी हैं 3,50,000 के, स्टॉक आपने बाय कर दिया 4,50,000 रुपए का, लैंड एंड बिल्डिंग आपने बाय कर दी 6 लाख रुपए की, और आपने गुप्ता ब्रदर्स के सन्ड्री क्रेडिटर्स, सप्लायर्स को कुछ पेमेंट करनी बाकी होगी बेटा, तो वो क्रेडिटर्स होते हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर नाम की जो लाइबिलिटी है वो भी आपने बाय करी है 1,00,000 रुपीज की, ठीक है। और इन सब के बदले जो हमारी कंपनी है वो 15,000 शेयर इशू कर रही है 100 ईच के साथ गुप्ता ब्रदर्स को। 100 ईच बोले तो फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। तो यहाँ ना देखो आपका एक काम आसान हो गया कि यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर नहीं निकालना है आपको, क्यों, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ शेयर उसने ऑलरेडी निकाल कर दे रखे हैं। चलो, तो सबसे पहले ना देखो जब हम आंसर करेंगे तो सबसे पहले ये टॉपिक किसका है, होल बिजनेस परचेज का, और जो हम सबसे पहली एंट्री भी लगेगी यहाँ पर वो होल बिजनेस परचेज यानी एक्वायर के लगेगी। तो हम कहेंगे कि गुप्ता ब्रदर का जो प्लांट है ना, मशीन प्लांट मतलब जब बहुत बड़े एरियाज में जब आप मशीन इंस्टॉल करते हो तो आप उसको प्लांट बोलते हो। तो जो प्लांट है ना ये गुप्ता ब्रदर का एसेट था, बट ये अब हमारा एसेट हो जाएगा, तो ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। कितना, 3,50,000। गुप्ता ब्रदर का स्टॉक, अब हमारा स्टॉक, स्टॉक भी क्या होता है बेटा, एसेट होता है, तो हमने यहाँ पर इसको डेबिट कर दिया। गुप्ता ब्रदर्स की लैंड एंड बिल्डिंग हमारी लैंड एंड बिल्डिंग हो जाएगी, तो ये हमारा एसेट हो गया, तो डेबिट कर देंगे 6,00,000 रुपीज से। और सन्ड्री क्रेडिटर ना बेटा एसेट नहीं है, क्रेडिटर मतलब ऐसे सप्लायर्स जिनको अभी भी पेमेंट करनी बाकी है, तो ये गुप्ता ब्रदर्स के सन्ड्री क्रेडिटर्स थे, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी हो जाएंगे क्योंकि हम इन्हें भी ले रहे हैं। तो टू सन्ड्री क्रेडिटर, और हमने इन्हें लायबिलिटी दिखा दिया 1,00,000 रुपए का। तो आप बताइए मैं इस बिजनेस के टोटल एसेट्स कितने बाय कर रहा हूँ, 14,00,000। अब आप ऐड कर दो ना, 3,50,000 को, 4,50,000 को एंड 6,00,000 को। प्लांट स्टॉक लैंड बिल्डिंग मैंने ये बाय किया, अब इन सबको प्लस कर दो 14,00,000 होते हैं। और मैंने इस बिजनेस की जो लाइबिलिटीज बाय करी वो एक ही करी, सन्ड्री क्रेडिटर यही रही होंगी, तो यही बाय करी 1,00,000। तो देखा जाए तो इस बिजनेस के जो नेट एसेट्स है ना वो 13,00,000 रुपए के हैं। पर मैं गुप्ता ब्रदर्स को अपनी कंपनी के शेयर दे रहा हूँ 15,000 शेयर वाले, 15,000 शेयर इशू कर रहा हूँ जिनकी फेस वैल्यू कितनी है, 100 ईच। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ना गुप्ता ब्रदर्स को अपनी कंपनी के 15,000 शेयर्स दे रहा हूँ, और हर एक शेयर का जो फेस वैल्यू है वो कितना है, 100 ईच। तो टेक्निकली देखा जाए तो मैं गुप्ता गुप्ता ब्रदर्स को जो पेमेंट कर रहा हूँ वो कितनी की कर रहा हूँ, 15,00,000 की कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में कोई पेमेंट कैश बैंक और चेक बिल पेबल से तो है नहीं, कोई ऐसी पेमेंट है नहीं, तो इसका मतलब है हम जो सारी पेमेंट है वो शेयर के थ्रू ही कर रहे हैं। तो बताइए गुप्ता ब्रदर्स को कितनी पेमेंट कर रहे हैं, 15,00,000। तो इट मीन्स यही देना तो बाकी होगा ना गुप्ता ब्रदर्स को, यही पेमेंट तो करनी बाकी होगी वेंडर को। तो मैं ये कहूंगा कि जो टू गुप्ता ब्रदर्स में जो गुप्ता ब्रदर्स को लाइबिलिटी दिखाऊंगा ना वो कितनी दिखाऊंगा, 15,00,000। 15,00,000। वैसे बताया नहीं कि वेंडर ने कितनी डिमांड रखी है अपने बिजनेस की, बट क्योंकि हम उसे 15,000 शेयर दे रहे हैं 100 ईच वाले, तो हम यही मानेंगे कि हमने गुप्ता ब्रदर्स को 15,00,000 रुपए ही देने होंगे। तो हमने गुप्ता ब्रदर्स को अपनी लाइबिलिटी दिखाया 15,00,000। पर उसके बिजनेस के तो जो नेट एसेट्स हैं
वो है ही कितने के, 13 लाख रुपए के, और वो मांग कितना रहा है, 15 लाख। तो इट मीन्स वो 2 लाख रुपए ज्यादा मांग रहा है, तो कंपनी कहेगी ये बैलेंस ना हमारा डेबिट में आ रहा है। आप चाहे तो देख लीजिए, 15 प्लस 1 लाख 16 लाख, पर डेबिट में जितने भी एसेट्स आए हैं वो 14 लाख आए हैं, तो डेबिट में हमारा 2 लाख का डिफरेंस आ रहा है, यानी हम 2 लाख की ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं गुप्ता ब्रदर्स को। तो इट मीन्स हम ये मानेंगे कि वो क्या है, गुडविल। क्या है वो, गुडविल। और इसको गुडविल दिखाकर बैलेंसिंग फिगर शो करके डेबिट कर देंगे 2 लाख से। बोलो क्या कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। नरेशन क्या है, बिंग बिजनेस परचेज फ्रॉम गुप्ता ब्रदर्स। फिर इसके बाद ना हम गुप्ता ब्रदर्स को पेमेंट करने की एंट्री पास करेंगे, यानी पेमेंट टू वेंडर। तो जो गुप्ता ब्रदर्स हमारे लिए लायबिलिटी था ना, क्रेडिट था पहले, वो अब डेबिट हो जाएगा, क्योंकि पहले तो हमने ड्यू करा था, उसे लायबिलिटी दिखाया था, अब हम उसे पे करेंगे तो हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी, यानी डेबिट हो जाएगी। कितने से डेबिट हो जाएगी, 15 लाख से। पर इन रिटर्न हम उसे अपनी कंपनी के क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं। तो टू शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर के आगे प्रीमियम नहीं है, डिस्काउंट नहीं है, तो ना कंपनी को फायदा हो रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम का, ना कंपनी को डिस्काउंट का कोई नुकसान हो रहा है, पार पे दे रहे हैं बेटा। तो नॉर्मल शेयर दे देंगे टू शेयर कैपिटल, 15,000 शेयर, हर एक शेयर कितने का, 100 रुपए का, तो 15 लाख। तो 15 लाख देने थे, 15 लाख दे दिए, पेमेंट हो गई गुप्ता ब्रदर्स को। और ऐसे में मेरे बच्चे नरेशन हो जाएगा, बिंग पेमेंट टू गुप्ता ब्रदर बाई इशूइंग ऑफ इक्विटी शेयर। बोलो क्लियर हो गया, सिंपल था ये भी। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी देखो। कंपनी परचेज अ रनिंग बिजनेस। हमारी कंपनी ने एक रनिंग बिजनेस परचेज किया है महेश से। महेश कौन है, एक वेंडर रहा होगा। हमने वेंडर से एक रनिंग बिजनेस बाय किया है, जिसकी कीमत है 1.5 लाख रुपए की, मतलब महेश ने 1.5 लाख रुपए लगाई है अपने बिजनेस की कीमत, ठीक है। पेबल एज, जिसकी पेमेंट हम करेंगे 1,20,000 इन फुली पेड अप इक्विटी शेयर। 1,20,000 की पेमेंट हम करेंगे शेयर से, और हर एक शेयर की कीमत कितनी है, 10। पर इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि कितने रुपए के इक्विटी शेयर दे रहे हैं, 1,20,000 के इक्विटी शेयर दे रहे हैं, तो फिर हमें यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर निकालने की जरूरत भी नहीं है। आप निकालने भी चाहो तो निकाल सकते हो कि हमने टोटल कितने रुपए के इक्विटी शेयर दिए, 1,20,000 के, हमारा हर एक शेयर कितने रुपए का है, 10। तो आप आराम से यहाँ पता कर सकते हो कि 12,000 शेयर कंपनी यहाँ पर इशू कर रही है महेश को। पर निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बता दिया कि कितने रुपए के, रुपीज लिखा है ना बेटा आगे, कि कितने रुपीज के साथ हम फुली पेड अप इक्विटी शेयर दे रहे हैं, यहाँ पे बता दिया। पर हम तो महेश को 1.5 लाख रुपए की पेमेंट करने वाले हैं सर, तो हमने 1,20,000 रुपए के शेयर क्यों दिए, क्योंकि बेटा जो बचा हुआ बैलेंस है ना 30,000, उसकी पेमेंट हम कैश में करेंगे, ठीक है। तो कुछ पेमेंट यहाँ कैश में कर देंगे महेश को, कुछ पेमेंट हम यहाँ पर शेयर पे कर देंगे, तभी तो वो टॉपिक बनेगा ना, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हाँ जी सर। अब क्योंकि हम महेश का रनिंग बिजनेस खरीद रहे हैं, तो बताया गया द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। जो इसके बिजनेस में एसेट्स और लाइबिलिटी जो हम खरीद रहे हैं वो इस तरीके से है कि प्लांट एंड मशीनरी है 40,000 का, जो हमने बाई कर दिया है महेश का। स्टॉक है 50,000 का, बिल्डिंग है 40,000 के, कैश हमने ले लिया 20,000 का, सन्ड्री डेटर ले लिए 30,000 के, और सन्ड्री क्रेडिटर ले लिए 20,000 के। डेटर सबको पता होगा बेटा, ऐसे कस्टमर जिनसे पैसा मिलना बाकी है, तो ये बिजनेस के लिए एसेट्स होते हैं। पहले ये एसेट महेश के थे, अब हमारे हो गए। और सन्ड्री क्रेडिटर वो सप्लायर्स होते हैं जिन्हें पैसे अभी भी देने बाकी हैं, तो ये लाइबिलिटीज होते हैं। और ये पहले लाइबिलिटीज महेश के लिए थे, बट अब ये हमारे हो जाएंगे, क्योंकि हम इसका रनिंग बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं। पास करो नेसेसरी जनरल एंट्री। तो बताओ, आप सिंगल एसेट बाय कर रहे हो, होल बिजनेस? सर होल बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं हम, और पहली एंट्री हो जाएगी आपकी बिजनेस परचेज की। तो देखो, महेश का प्लांट एंड मशीन, हमारा प्लांट एंड मशीन, तो हम डेबिट कर देंगे 40,000 से। महेश का स्टॉक, अब हमारा स्टॉक हम डेबिट कर देंगे कितने से, 50,000 से, क्योंकि उसका एसेट अब हमारा एसेट, और एसेट के बैलेंस होते हैं डेबिट। बिल्डिंग उसकी थी, अब हमारी हो गई कितने से, 40 से। उसका कैश, हमारा कैश डेबिट हो गया 20 से। उसका सन्ड्री डेटर, उसका एसेट, अब हमारा एसेट 30,000 से डेबिट हो गया। उसकी लाइबिलिटी, हमारी लाइबिलिटी कितनी, 20,000 से, ठीक है। तो एक बार बताओ, इस बिजनेस के, बाकी तो और कुछ नहीं है, तो अब हम देख रहे हैं इस बिजनेस के टोटल एसेट्स कितने थे, 1,80,000 के टोटल करोगे तो, और लाइबिलिटीज कितनी की थी बेटा इस बिजनेस की, 20,000 की। तो देखा जाए टेक्निकली तो इस बिजनेस के नेट एसेट्स जो है वो 1,60,000 रुपए के हैं। पर महेश हमसे मांग कितना रहा है अपने बिजनेस के, 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 मांग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा टू महेश अकाउंट टू वेंडर, यानी महेश अकाउंट, वेंडर का नाम दिया तो टू महेश अकाउंट। इसको अपनी लाइबिलिटी दिखाया, और हमने कहा हमने महेश को कितने देने हैं, 1.5 लाख।
महेश ने अपने बिजनेस की जो बोली लगाई है वो कितनी लगाई है, 1.5 लाख लगाई है, तो हमने कहा 1.5 लाख, पर इसका बिजनेस तो 1,60,000 का था, पर ये मान कितने में गया, 1.5 लाख में। तो ऐसे में हमें एज अ कंपनी महेश का बिजनेस खरीदने में फायदा हो गया, और वो फायदा क्रेडिट साइड में बच रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। जबकि पिछले क्वेश्चन में हमारा जो वेंडर था, ठीक है, हमारा जो वेंडर था गुप्ता ब्रदर, वो कितने की डिमांड कर रहा था, बताया तो था नहीं, पर हमने यही माना कि जितने नंबर ऑफ शेयर फेस वैल्यू के साथ हम उसे दे रहे उतनी ही पेमेंट करनी होगी, तो टेक्निकली 15,000 शेयर इंटू 100 करके 15 लाख आया। तो हमने यही माना कि हम गुप्ता ब्रदर्स को कितनी पेमेंट कर रहे हैं, 15 लाख, जबकि उसके नेट एसेट 13 लाख के थे, तो वो ज्यादा मांग रहा था, तो गुडविल अराइज हुआ। और अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर, इसका बिजनेस है 1,60,000 का, पर महेश ने कहा कि आप मुझे कितने रुपए दे देना, 1.5 लाख रुपए। उसने अपने बिजनेस का जो वैल्यू लगाया वो 1.5 लाख लगाया। तो यहाँ पर ना मेरे बच्चे, हमें इसका बिजनेस खरीदने में फायदा हुआ, जो कि आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। बोलो क्लियर हो गया। तो ये आपकी आ गई बैलेंसिंग फिगर, ये आपने कैलकुलेट किया, ठीक है, प्लस एंड माइनस करके। तो ये हो गया, नरेशन हो जाएगा बिंग बिजनेस परचेज फ्रॉम महेश। फिर इसके बाद हम महेश को पेमेंट करेंगे, तो जो महेश हमारे लिए पहले लायबिलिटी था, अब हम उसको डेबिट करेंगे, क्रेडिट से डेबिट करेंगे। कितना डेबिट करेंगे बेटा, 1,50,000, क्योंकि कुछ पेमेंट हम किससे कर रहे हैं, कैश से, और कुछ पेमेंट हम किससे कर रहे हैं, शेयर से, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो बताइए, शेयर से पेमेंट हम कितनी कर रहे थे, तो यहाँ पे लिखा है कि हम 1,20,000 रुपए के शेयर, सीधा रुपीस में बात कर दी है बेटा, तो इट मीन सीधा शेयर कैपिटल दे दिया इन्होंने, 1,20,000। बाकी आप 1,20,000 रुपए के जो शेयर कैपिटल है उनको उनकी फेस वैल्यू से ही डिवाइड करते हो, तो 12,000 शेयर निकल कर आते हैं 10 रुपए के हिसाब से, आप उन्हें 1,20,000 निकाल सकते हो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की जरूरत नहीं है, उसने ऑलरेडी बता रखा है कि आप उन्हें कितने रुपए के शेयर दे रहे हो, तो 1,20, तो 1.5 लाख में से अगर आपने 1,20 की ओनरशिप दे दी, शेयर कैपिटल के थ्रू उनको पे कर दिया, तो अभी भी कितने रुपए देने बाकी हैं, 30,000 रुपए देने बाकी हैं, तो वो किसके थ्रू पे कर दोगे, कैश के थ्रू। ओनरशिप दोगे आप मैं इसको अपनी कंपनी के, तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी, तो शेयर कैपिटल को आपने क्रेडिट किया, बिकॉज ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड, और बाकी बची कुछ ही पेमेंट किससे कर दी, कैश से। तो कैश आ नहीं रहा, जा रहा है, क्योंकि हम महेश को पे कर रहे हैं, तो एसेट रिड्यूस हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा। इंक्रीज होता तो डेबिट करते ना, पर ये रिड्यूस हो रहा है, तो इसलिए इसको क्रेडिट करें। तो ये ना देखो, ब्यौरा हमें मिल गया है यहाँ पे। और अगर हम इसकी नरेशन करें, तो नरेशन हो जाएगा बीइंग पेमेंट टू महेश इन कैश एंड बाय इशूइंग ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो देखो इसी के साथ ना हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो इन कंसेप्ट को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और सिंगल एसेट परचेज की एंट्री का बोलते हैं ना कि रिकॉर्डिंग आप कर देना, लिख देना कहीं पे, नोट्स बना देना। होल बिजनेस एक्वायर के भी आप नोट्स बना देना। याद रखना, वेंडर की एंट्री दोनों तरफ सेम होती है, और नंबर ऑफ शेयर निकालने का कैलकुलेशन भी दोनों तरफ सेम होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको नोट कर लो। ठीक है, और ये इसका आंसर है पार और प्रीमियम से, ये कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी नोट डाउन कर लो। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी नोट डाउन कर लो। ठीक है, कर लेना, इसको भी नोट डाउन कर लिया आपने। ठीक है, अब मैं आपको ना होमवर्क दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन कुछ होमवर्क से भी करके लेकर आने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करके लेकर आना है, 4th का ए एंड 4th का बी। ठीक है, ये करके लेकर आना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चलो, तो इसी के साथ मेरे बच्चे हम आज का टॉपिक करते हैं अपना क्लोज। ठीक है, और अगर कोई डाउट्स आपके मन में रहे हो बेटा, तो वो डाउट्स आप अपने बोलते ना वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हो। एज फास्ट पॉसिबल मैं आपके क्वायरी का रिप्लाई करने का पूरा पूरा कोशिश करूंगा। हो सके तो इस वीडियो को बेटा आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, जिनसे कि उनके जो कंसेप्ट्स हैं वो और ज़्यादा अकाउंटेंसी में क्या हो, स्ट्रांग हो पाए, अगर आपको लगता है मेरे अंदर वो बात है तो। ठीक है, मिलता हूँ बेटा अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सेव।